homogeneous catalyst, heterogeneous catalyst. Homo means same, that is all the reactant products and catalyst are in same phase. And then heterogeneous catalyst, that is maybe any one are present in different state, that is N2 plus 3H2 and NH3 are in gaseous phase. So but catalyst Fa is present in solid phase. For adsorption process or for reaction, heterogeneous catalysis is the most important, क्योंकि अगर homogeneous होगा तो आपको पता है कि बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, पर अगर heterogeneous है फ्री वैलेंसीज प्रेजेंट होंगी और उसके उनके ऊपर एक पार्शियल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है. सो for adsorption process or for chemical reaction, heterogeneous catalysis is the most important factor. Now इसके बाद old theory बहुत easy सी theory है. अगर अपन एंजाइम के लिए लेते हैं तो लॉक एंड की सिस्टम लेते हैं. सबको पता है कि लॉक एंड की क्या होता है एंजाइम में, कि स्पेसिफिक लॉक के लिए मास्टर की बात मत करना, एक की होती है और उससे हम उस खोल सकते हैं उस लॉक को. सेम फॉर एनी केमिकल रिएक्शन स्पेसिफिक कैटलिस्ट आर प्रेजेंट. ऑल्दो कैटलिस्ट इतने स्पेसिफिक नहीं होते हैं लाइक एंजाइम्स, फिर भी दे आर फॉर एनी रिएक्शन specific catalysts are present. This is old theory कि gases or liquid adsorb at the surface of the solid. And intermediate compound formation theory क्या होती है? Intermediate, when reactant and catalyst reacts, they form a partial bond. When partial bond is formed, during bond formation क्या होगा? Energy release होगी. Some energy is released, and this energy is sufficient to overcome the activation energy. Clear? Reactant and catalyst forms a partial bond. During the formation of bond, energy is released, and this energy is sufficient to overcome the activation energy. क्योंकि activation energy जब तक ज्यादा रहेगी या कम नहीं कर पाएंगे अपन उसको, तब तक रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगी. उसको ओवरकम करना बहुत जरूरी है. मॉडर्न थ्योरी को मैं बोर्ड पे बहुत देर तक रख रही हूँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बेटा, आप तब तक इसको अच्छे से समझो. देखो मैं क्लियरली समझा रही हूँ. दिस इज कैटलिस्ट. इन कैटलिस्ट, आदित्य समझ में आ रहा है? आदित्य, ओके, यस. इन कैटलिस्ट फ्री वैलेंसीज आर प्रेजेंट. जनरली कैटलिस्ट आर फ्रॉम विच ब्लॉक? कौन से ब्लॉक के होते हैं बेटा कैटलिस्ट? वी नो दैट डी ब्लॉक. इनकम्प्लीट डी सबशेल होते हैं, कुछ एफ के भी होते हैं, बट जनरली कैटलिस्ट कौन से उससे आते हैं? डी सबशेल के होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. फ्री वैलेंसीज प्रेजेंट है. नाउ ए एंड बी. ए बी क्या चीज है? रिएक्टेंट है. दे फॉर्म पार्शियल बॉन्ड. मैंने बोर्ड पे लिख भी रखा, बोर्ड मींस स्क्रीन पे लिखा हुआ भी है, आप देख रहे हो. दे फॉर्म पार्शियल बॉन्ड बिटवीन कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट. के बीच में एक पार्शियल बॉन्ड बना. ओके, पार्शियल बॉन्ड है. कंप्लीट बॉन्ड हो जाएगा परमानेंट तो कैटलिस्ट कंज्यूम हो जाएंगे. नाउ उसके बाद क्या होगा? देन अनदर पार्शियल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन ए एंड बी. ए एंड बी के बाद फिर से एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एंड after that diffusion of product from catalyst surface, and catalyst is ready for further reaction. So ये modern theory है बेटा, बिल्कुल वैसे ही कि partial bond बना, energy release हुई, this energy decreases the activation energy, then due to formation of partial bond, then again a bond is formed between the two reactant molecules, and then they leave from the surface, and catalyst is ready for the next reaction. Now here is the important features of solid catalyst. बेटा एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी. ओके, अगर मैं इस साल के पेपर की बात करूं, इस साल तीनों सेट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंट आए हैं. ठीक है, मतलब पहले ऐसा होता था कि सिर्फ थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर देते थे, पर इस बार काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें कि मतलब खुद अगर मैं मेरी बात कर रही हूँ तो एक सेट में अगर ए आंसर सही है तो जस्ट उस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करने के बाद उसका आंसर जो है बी करेक्ट है. तो प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चंस की. अब से शायद ऐसा ही होगा कि सीबीएसई थोड़ा सा हार्ड करती जा रही है पेपर को, सो प्लीज बी केयरफुल फॉर दैट. सो एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी. सिलेक्टिविटी की पहले बात करती हूँ. सिलेक्ट करना क्या होता है? आप सिलेक्ट करते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन लगेगा आप वो सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, सेम सिलेक्टिविटी का मतलब है कि फॉर एनी रिएक्शन स्पेसिफिक कैटलिस्ट इज प्रेजेंट टू एनहांस द रिएक्शन. सो अ पर्टिकुलर कैटलिस्ट परफॉर्म और डायरेक्ट ओनली वन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप क्या ले रखा है? आपने कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कैटलिस्ट वी गेट
different products. If Ni, then CH4. If copper and ZNO, then methanol, and for copper only it is SCHO. So what is the meaning of selectivity? Selectivity means a specific catalyst perform only one reaction easily और मैक्सिमम यील्ड आएगा उसमें. अब एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी का मतलब है जैसे कि नाम से एक्टिव करना किसी भी चीज को. सो कैटलिस्ट क्या करते हैं, उस रेट ऑफ रिएक्शन को या रिएक्शन रिएक्टेंट्स को एक्टिव कर देते हैं. डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज प्रेजेंस ऑफ वैलेंसीज और केमी एड्सॉर्प्शंस और फोर्स. फॉर एग्जांपल 7 to 9 ग्रुप के मेंबर्स जो हैं उनके पास फ्री वैलेंसीज हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो क्या करते हैं, कैटलिसिस प्रोसेस को बहुत फास्ट करते हैं. तो एक्टिविटी क्या है कि कैटलिस्ट कितना एक्टिव है. एक तो सिलेक्टिव हो गया कि भाई ये सिलेक्ट है, उसके बाद रिएक्शन होनी है, आपको पढ़ना है 12th में. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स या टीचर्स क्या कर रहे हैं, आपको एक्टिव कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप उसको पढ़ो. तो सेम हियर कैटलिस्ट जो है उस रिएक्शन को प्रोसीड करने में, फास्ट करने में हेल्प करता है. तो these are the difference between activity and selectivity. Again, half marks is again allotted for your unit in numerical and example in other questions. So बेटा प्लीज ये चीजें बिल्कुल बहुत ध्यान से रखना याद में, ऐसा नहीं हो कि एग्जाम में गलत करो. नाउ शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट की बात करती हूँ. नाम से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें. शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट का मतलब क्या हुआ? शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट, आप लोग लैब में जाते हो या अपन घर पे भी देखें, कोई भी बॉटल है उसका एक फिक्स कॉर्क होगा या कवर होगा. उस कॉर्क के वो बॉटल के अंदर वो कॉर्क फिट हो पाएगा. अगर मान लो पोर साइज कम ज्यादा हो जाता है बॉटल का तो उसके अंदर वो कॉर्क फिट नहीं हो सकता. सेम हियर शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट, दैट इज कैटलिस्ट हैव सेम स्पेसिफिक टाइप ऑफ शेप्स और पोर साइज on which reactant molecules आके उसमें temporarily fit हो जाते हैं and further reaction takes place. and बहुत common example है जियोलाइट, जो कि आप लोगों ने 11th में पढ़ा था, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट. The catalytic reaction that depends upon the pore size of the reactant product and catalyst that is known as shape selective catalysis. For example जियोलाइट मैंने लिया, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट. सब यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट जियोलाइट होता क्या है, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा. हनीकॉम लाइक पता है ना, मधुमक्खी के छत्ते जैसे स्ट्रक्चर होता है. एंड हियर सम सिलिकॉन आयंस आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम एंड कौन सी बॉन्डिंग हो जाती है, SiO-Al बॉन्डिंग. ये छोटी छोटी सी चीजें जब भी पढ़ोगे बेटा तो हाईलाइट कर लेना. अगेन वही कह रही हूँ MCQ क्वेश्चन के लिए. एंड 3D नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं. एप्लीकेशन ऑफ जियोलाइट एज अ कैटलिस्ट. ZSM5 converts alcohol to gasoline. अब क्योंकि पोर साइज में उसमें फिक्स हो जाएंगे, इसके बाद डिहाइड्रेशन प्रोसेस होगा और गैसोलीन अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेट्रोल में. पेट्रोल क्या होते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन है. सेम क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन 11th में पढ़ चुके हैं. हायर हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट्स, मतलब एक चीज आपको भी पढ़ने के लिए आपको बांधना पड़ेगा ना, आपको बिठाना पड़ेगा. आप बैठोगे तभी आप कुछ काम कर पाओगे. सेम जब तक हाइड्रोकार्बन उस सरफेस पे नहीं आएंगे फर्दर रिएक्शन नहीं होगी. और उस सरफेस कौन सी है, जियोलाइट. क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर हम 11th में पढ़ चुके हैं कि हम उसको प्यूरिफाई करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज एंजाइम. Enzyme is they are nitrogenous protein, have high molar mass and perform biological activity. अगर बॉडी के अंदर हो रही है तो उनको हम enzymes बोल रहे हैं. They are also termed as biochemical catalyst. Characteristics of enzyme आपको पता ही है. मे बी कि मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को नहीं आइडिया हो, पर फिर भी ये बिल्कुल आप याद रखोगे कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक. बहुत स्मॉल क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है बॉडी के अंदर, क्योंकि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हमने पढ़ा है कि अगर ज्यादा क्वांटिटी होगी, फॉर एग्जांपल नॉरएड्रेनालिन हार्मोन को डिग्रेड कर रहा था, पढ़ा था अपन ने. तो सेम वे हाईली स्पेसिफिक, रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी. pH रेंज इज 5 to 7. टेम्परेचर रेंज, बॉडी टेम्परेचर रेंज होती है इसकी 298 to 310 केल्विन. रिएक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर और कोएंजाइम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिवेटर एंड कोएंजाइम? कल जैसा ही एक्टिवेटर क्या करें, दे एक्टिवेट the enzyme. Activator और coenzyme activates the enzyme. रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं,
सिर्फ किसको एक्टिव बना रहे हैं? एंजाइम्स को। एग्जाम्पल मेटलाइंस लाइक Na+, Mn+2, Ca+2, एमाइलेज इन प्रेजेंस ऑफ बॉडी में रहता है, ये डीएक्टिवेट इन द प्रेजेंस ऑफ पॉइजन। सम ड्रग्स ऐसे हैं, कौन से ड्रग्स हैं बेटा? चलिए आपसे पूछ लेते हैं। आदित्य अपने आप को अनम्यूट करो और बताओ बेटा, ऐसा कौन सा ड्रग है जो कि एंजाइम के लिए एक्ट एज पॉइजन? सपोज ऐसे जो एंजाइम के लिए पॉइजनस एक्ट करता है। हाँ, हम कौन सा, चलो कैटेगरी बता दो बेटा। एंसेलॉजी, रुको मैं बताती हूँ। हमने पढ़ा था कि नॉर एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो मूड चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान है? नॉर एड्रेनलिन इन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में डिस्कस किया था। नॉर एड्रेनलिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूड चेंज इफ इट्स कंसंट्रेशन डिक्रीजेस इन ब्लड। एंड कंसंट्रेशन डिक्रीज कैसे हो रही है? बाय विद द एनी एन एंजाइम। एंजाइम ऑल्सो उसका नाम नहीं है और यहाँ पे इतनी जरूरत भी नहीं है। पर अगर जो ड्रग्स थे अपने ट्रैंकुलाइजर्स जो थे, इक्वेनिल है ना, बार्बिट्यूरेट्स, ये क्या कर रहे थे? नॉर उस एंजाइम को डिग्रेड कर रहे थे एंड इट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ। अगर एंजाइम डिग्रेड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड के अंदर नॉर एड्रेनलिन हार्मोन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? ये थोड़ा सा मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि आपको पूरी बुक में एक से कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि एग्जाम आप फाइनल में दोगे। सो दिस इज द, ये मैंने थोड़ा सा अलग से बताया है स्टूडेंट्स। मुझे लगता है यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, ये वही सेम लॉक एंड की प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप में एंजाइम, ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी डिस्कस किया था, फॉर्म्स partial bond with substrates, intermediate complex, and in second step intermediate substrates break up and it forms an enzyme and product जो है वो फिर से रिलीज हो जाते हैं। ओके, ये जितने भी हैं ये आपके पूरी बुक में ये वाले एंजाइम्स गिवन है। ओके, बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत हार्ड नहीं होगा, पर फॉर मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ बेटा, ये थोड़ा सा मे बी आप लोगों को ऐसा लगे कि क्या है, पर एंजाइम्स तो आपको रिलीज याद करने ही पड़ेंगे। फॉर केन शुगर केमिकल रिएक्शन है इन्वर्टेज, इफ वी यूज इन्वर्टेज देन इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन फ्रक्टोज एंड जाइमेज। ये आपके अल्कोहल वाले चैप्टर में भी था, C6H12, वो अल्कोहल वाला जो चैप्टर था ना बेटा, ये अल्कोहल के चैप्टर में है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। सेकेंड हमने पढ़ा था किसमें? बायोमोलिक्यूल्स में, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज के टाइम पे ये डिस्कस किया था। ये दोनों टाइम पे इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टेज एंड जाइमेज। इन्वर्टेज एंड जाइमेज आर प्रेजेंट इन ईस्ट, ईस्ट में होते हैं और उससे हमें ये मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज स्टार्च। स्टार्च में कौन सा एंजाइम है? डायस्टेज, which converts into maltose and then maltase which converts maltose to glucose। अच्छा, एक और बात, जितने भी मैक्सिमम टाइम में, शायद सब में ही मैक्सिमम जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनमें एक क्या रहता है? सफिक्स एज रहता है, सफिक्स that is diastase, maltase etc. Now next is urea, NH2CO, NH2 is urea, and in body it is converts into urea and carbon monoxide with the help of urease enzyme. Now proteins, proteins amino acids में convert होते हैं trypsin से। मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए हैं बेटा, ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे और बहुत कुछ हार्ड नहीं है, एक दो बार पढ़ने पे याद हो जाएंगे। इन मिल्क में लैक्टोबैसिलाई, ऑल्दो मुझे लगता है शायद लैक्टोबैसिलाई एंजाइम नहीं है, ये एंजाइम रिलीज करता है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू कर्ड। सारे लिखे हुए हैं, एंजाइम, सोर्स, सबस्ट्रेट एंड क्या प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, नाउ लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं बेटा, दे आर कोलॉइड्स। मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं इस साल, ऑल्दो सरफेस में से बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन था। फिजियोप्शन और केमी एड्सॉर्प्शन तो आता ही है, पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन? अभी मेरे पास यहाँ पे पेपर नहीं है, नहीं तो अगर अब कल से मैं पेपर लेके बैठूंगी अपने पास तो फिर आप लोगों को डिस्कस करूंगी कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं इस बार किस चैप्टर में से, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। नाउ कोलाइड क्या होते हैं? कोलाइड्स हैं इट्स पार्टिकल साइज इज इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। 1 मिनट एक बात बता रही हूँ, अगर 1 नैनोमीटर से कम साइज है
smaller size है, then it is known as solution. Particle size of solution is less than 1 nanometer, and or if particle size is greater than 1000 nanometer, then it is suspension. कल मैंने कहा था कि कोलॉइड आपको प्रिपेयर करना है. जब भी लैब में आप प्रैक्टिकल्स के लिए आओगे ना बेटा, तो आपके पास लास्ट एक्सपेरिमेंट जो होता है, लास्ट एक्सपेरिमेंट है प्रिपेयर कोलॉइड सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च और एग एल्ब्यूमिन. कोई भी एक मिलता है, मतलब ऑल्टरनेट दे देते हैं कि एक स्टूडेंट को अगर मान लो या 2-3 मतलब ऑल्टरनेट, तो अगर स्टार्च प्रिपरेशन आ रही है तो सेकंड वन को एग एल्ब्यूमिन आएगा. तो इनके पार्टिकल साइज क्या होगा? ऑब्वियस है कि अगर आपने एग एल्ब्यूमिन और ये एक पूरा एक्सपेरिमेंट लिया है तो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे. 1 nanometer to 1000 nanometer particle size colloid is an heterogeneous mixture. Okay, एक और पहले बता रही हूँ. सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर होमोजीनस. होमोजीनस मींस अगर आपने शुगर को डिसॉल्व किया पानी में या सॉल्ट को डिसॉल्व किया तो आपको एकदम ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन जाता है. सस्पेंशन में क्या है? ड्यू टू ग्रेविटी दे सेटल डाउन हो जाते हैं. बट अगर अपन रात को अंधेरे में कार या कैसे भी जा रहे हैं या प्रोजेक्टर से आप देख रहे हो तो आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं. 9th में जहां तक मुझे ख्याल है कि ये शायद ये एक साइंस में चैप्टर था आप लोगों का. तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं, दीज डस्ट पार्टिकल्स का साइज क्या होगा? इन बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर्स. और दैट्स व्हाई ये क्या है? कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं. बाय द सिंगल और मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल क्लस्टर फॉर्म में आ जाए. एक मॉलिक्यूल हो सकता है जैसे बायोमोलिक्यूल्स है, प्रोटीन, एक स्टार्च, एक एमिनो एसिड, बड़ा साइज होगा. और ये क्या बना लेते हैं? ये क्या है? आपके एक सिंगल कोलॉइड सॉल्यूशन बना लेते हैं. पर कई बार जो मेटल पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं. दे आर एग्रीगेट और कम्स इन बिटवीन, किसके बीच में, किस रेंज के बीच में आ जाएंगे? 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर की रेंज के बीच में आ जाएंगे. Here is high surface area. Okay, बेटा मैंने ये टेबल जो है 5.5 एक्चुअली लिखी नहीं. यस, कोलॉइड का एक और चीज बतानी है मुझे. जिस तरह से सॉल्वेंट और सॉल्यूट हुआ करता है, सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन, एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्प्शन, सेम वे यहाँ पे होगा डिस्पर्स मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज एंड कोआगुलेशन. मुझे बताओ कि डिस्पर्स्ड फेज, जो डिस्पर्स हो रहा है, लाइक सोल्यूट फेज है ना, मतलब जो डिस्पर्स हो रहा है, जो उसमें मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? सोल्यूट. दूसरा क्या बोला मैंने? मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम, जिसके अंदर वो सोल्यूट बना. जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन स्मोक की बात करें तो स्मोक में डिस्पर्स फेज इज कार्बन पार्टिकल और डस्ट पार्टिकल, ठीक है. और डिस्पर्जन मीडियम क्या हो जाएगा? एयर. यहाँ पे भी यही सेम हो जाएगा. हाई सरफेस एरिया, क्योंकि एड्सॉर्प्शन क्वालिटी है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया. यस, ये क्वेश्चन आया था बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन, इसी चैप्टर का ही था, मुझे वापस ध्यान आ रहा है पढ़ाते पढ़ाते. रेट ऑफ रिएक्शन दी हुई है कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन विच डिपेंड्स ऑन, अगर हाई सरफेस एरिया है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? इंक्रीज हो जाती है हमेशा. और दूसरे सेट में उन्होंने क्या कर दिया है कि रिड्यूस सरफेस एरिया. अब अगर पास का बंदा क्वेश्चन को नकल भी करना चाहे तो वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि एक में हाई दे दिया है, एक में उन्होंने लो सरफेस एरिया दे दिया है. तो अगर हाई सरफेस एरिया है तो कोलॉइड और एड्सॉर्प्शन मैक्सिमम होंगे. टेबल 5.4 मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आपके एनसीईआरटी अगर आपके पास बुक है तो बाय हार्ट लर्न कर लेना इसको, क्योंकि एक ना एक एग्जाम्पल आता है कि व्हाट इज द एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी सॉल दिया, एरोसॉल दे दिया, एंड इन एरोसॉल राइट द क्या बताना है आपको? व्हाट इज द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. तो एरोसॉल में आपको डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम बताना है, तो आपको बताना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए. सॉलिड इन लिक्विड सॉल, सॉलिड इन गैस एरोसॉल, solid ये name है, solid in solid this is known as solid sol, liquid in solid is gel, liquid in liquid is emulsion, gas in liquid is foam. And whipped cream, it is, ये last year question था, what is the composition या what is whipped cream? It is a foam which is a gas dispersed in liquid. Write the disperse and dispersion medium of whipped cream. Last year इस type का question था. 2 question थे, एक milk का था कि मिल्क में क्या है डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, एक whipped cream में था. तो whipped cream में क्या है? It is a gas dispersed in liquid. And firefight, ये सारे example है. Now differences. On the basis of this classification of colloid, it is of classify into different 3 types. First one is on the basis of dispersed phase and dispersed. ये मैं समझा रही हूँ. Philic का मतलब क्या होता है?
आदित्य आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलिक? फिलिक मीन्स लविंग, यही ना? तो लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, लायो मीन्स लिक्विड, लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग, और लायोफोबिक मीन्स फोबिया, लिक्विड हेटिंग। फिर बता रही हूँ बेटा, ये डिफरेंसेस आप बिल्कुल इसी कॉलम में करोगे, बहुत ज्यादा लैंग्वेज मत यूज करा करना, पेपर छूटेगा। फर्स्ट इज नेचर, नेचर इज इरिवर्सिबल, मीन्स अगर एक बार लायोफोबिक बड़ी मुश्किल से बना, क्योंकि दोनों में दोस्ती नहीं है, ना डिस्पर्स फेज में और ना डिस्पर्जन मीडियम में। अब अगर आपको इनको कांटेक्ट में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको बड़ी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, दैट्स व्हाई दे आर इरिवर्सिबल। बट लायोफिलिक आर रिवर्सिबल, एज सून एज प्रिपेयर कर देते हैं हम वापस उनको डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन एग्जांपल है मेटालिक सॉल्ट एंड गम, जेलेटिन, स्टार्च एक्सेट्रा। स्टेबिलिटी, एज दे आर लायोफोबिक, कोई उनके बीच में बॉन्डिंग ही नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर अनस्टेबल, स्टेबलाइज्ड बाय स्टेबलाइजिंग एजेंट। अब पूछोगे कि मैम स्टेबलाइजिंग एजेंट कैसे? ये डिस्पर्स फेज है, ये डिस्पर्जन मीडियम है। अपन बात करें मीडिएटर की, कि एक मीडिएटर है which forms bond with dispersion phase and dispersion medium, दोनों के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। सो सबसे कॉमन एग्जांपल अगर अपन लेते हैं इमल्शन में, इमल्शन क्या होता है बेटा? ऑयल इन लिक्विड इन लिक्विड, ऑयल इन वाटर, ऑयल और वाटर कभी बॉन्ड नहीं फॉर्म करते, पर मिल्क में ऐसा ही होता है। लिक्विड फैट जो होता है वो पानी के अंदर डिसॉल्व रहता है, लिक्विड इन लिक्विड हुआ, लिक्विड फैट इज डिसॉल्व इन वाटर। अब मिल्क में तुम्हें अलग अलग पार्ट थोड़ी दिखते हैं, मिल्क तो व्हाइट कलर का ही दिखता है ना। तो इसका मतलब है इनके बीच में कोई मीडिएटर है, एंड दिस इज नोन एज स्टेबलाइजिंग एजेंट और इमल्सिफाइंग एजेंट व्हिच फॉर्म्स बॉन्ड बिटवीन डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, एंड इसकी बट लायोफिलिक आर स्टेबल। नाउ प्रिपरेशन, मैंने अभी कहा कि हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, सो प्रिपेयर्ड बाय सम स्पेशल मेथड्स एंड इजीली प्रिपेयर्ड। जस्ट आप स्टार्च कैसे बनाओगे? पानी लोगे, थोड़ा सा गर्म करोगे, स्टार्च पाउडर डिसॉल्व करोगे, आपका स्टार्च बन जाता है, स्टार्च कोलॉइड। पर अगर आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाना पड़ेगा कोलॉइड, तो वो सीधे नहीं बन पाएगा, क्योंकि फेरिक हाइड्रोक्साइड जो लायोफोबिक वाला सॉल्व हो जाता है। यस मैम। नेक्स्ट वन, हाँ बोलो बेटा। मैम तो एग्जाम में अगर बस ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट लिखा है तो भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे? फुल मार्क्स ही दे रही हूँ, ये गाइडलाइन में आता है बेटा, समझे? क्योंकि 37 मार्क्स में बात 11 से बताती हुई आ रही हूँ मैं ये बात सबको, कि हमेशा पॉइंट टू पॉइंट आंसर होने चाहिए। मतलब एग्जामिनर, तुम खुद सोचो कि मुझे आज की डेट में, अभी क्लास लेने के बाद सब काम करने के बाद मुझे आज की डेट में 40 कॉपीज चेक करनी है, समझे? तो अगर मैं बहुत डिटेल में, तो मेरी बात बता रही हूँ, सबके लिए सेम है एग्जाम, तो कैसे चेक करेगा? पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स होंगे, हाईलाइट किए होंगे तो उसको दिखा। और केमिस्ट्री में एक फायदा ये होता है कि 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं या हाफ मार्क्स के, आपको तो देखा करेक्ट है, डायरेक्ट हाफ मार्क्स और 1 मार्क्स दे दिए, वो 1/4 और 3/4 देने का कोई क्राइटेरिया ही नहीं होता है, ठीक है? सो इसलिए अब थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना बच्चे, है ना, कि आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर दो, इसी तरह से बहुत लैंग्वेज को मत प्रेफर करना। प्रिपरेशन हो गई है, नेचर ऑफ इंटरेक्शन हो गया, नेचर ऑफ इंटरेक्शन मींस लिक्विड हीटिंग, और मैंने बता ही दिया था वो लिक्विड लविंग होते हैं। नेक्स्ट आ रहे हैं टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ये मैं अभी बता चुकी हूँ, मल्टी मॉलिक्यूलर, मतलब 1 नैनोमीटर से कम। हाँ अनिरुद्ध, मैम फेरिक हाइड्रोक्साइड तो बेस होता है ना, तो इसके अंदर कोलॉइड क्यों बनेगा? ये तो सीधे आयोनाइज नहीं हो जाएगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड बेटा, अपन फेरिक ऑक्साइड लेते हैं और फिर उसका अपन उसका वो बनाते हैं, कोलाइड बनाते हैं। डिपेंड्स ऑन कि अपन उसमें कैसे वो बनेगा, तो नहीं, वो तो डिसॉल्व हो जाएगा। अगर तुम्हें बनाना है तो उसको बनाने के लिए हमें कुछ स्टेबलाइजर यूज करना होता है बच्चे, अच्छा ठीक है ना? तो जनरली जो अभी अपन देखेंगे कि इसमें आगे भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह, तो फेरिक ऑक्साइड लिया, वो तो डिसॉल्व हो गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेगा डिसॉल्व होने के बाद। तो अगर तुम्हें फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्व बनाना है तो तुम्हें फेरिक ऑक्साइड में कुछ स्टेबलाइजर ऐड करना पड़ेगा, उसको बहुत धीरे धीरे हीट करके बनाना पड़ता है, ठीक है? यस गुड। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, मल्टी मॉलिक्यूलर मैक्रोमोलिक्यूल। मल्टी मैंने बता दिया कि 1 नैनोमीटर से छोटा है,
और ये मेटेलिक और सल्फर सॉल्ट। मैक्रो मीन्स अभी मैंने कहा एक बड़ा मॉलिक्यूल है। जनरली बायोमॉलिक्यूल्स का साइज क्या होता है 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है एंड दे फॉर्म मैक्रोमॉलिक्यूल। मिजली और एसोसिएट कोलॉइड्स, यस ये मैंने कहा कि चॉइस क्वेश्चन था इस बार। एक क्वेश्चन तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन और उसमें था, और एक क्वेश्चन था मतलब बिल्कुल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वो। और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में उन्होंने पता है क्या पूछा है, राइट द मेजली फॉर्मेशन। और उसमें बिल्कुल अब ये है तो 3 मार्क्स का, पर उसको उन्होंने पार्ट पार्ट में डिवाइड किया है कि अगर आपने उसका भी मैं आगे बता रही हूँ डायग्राम और हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक पार्ट बताया तो 1 मार्क देना, अगर आपने इस तरह से रिएक्शन लिखी है क्लींजिंग एक्शन बताया तो 1 मार्क देना। तो आपको जस्ट टू द पॉइंट, आप देखो कितना छोटा सा आंसर है ये। यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेजली, यहाँ पे सोप क्या होते हैं अपने, सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स हैं RCOO माइनस। When it is dissolved in water, it converts into RCOO minus and Na plus. Na plus ionic part है, Na plus को हटा दो। R in RCOO minus. In RCOO minus, R is hydrophobic part. R कौन सा part है? Hydrophobic, alkyl group है। And COO minus कौन सा part है? COO minus कौन सा part है? हाइड्रोफिलिक। आयन है ना, तो आयन है तो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा। इन डिटर्जेंट में ये क्या होता है, SO4 माइनस, सोडियम लॉरेल सल्फेट अपन ले लेते हैं, एक्चुअली HSO4 माइनस है। अब देखो, at low concentration anionic part in water and hydrocarbon part is away from water। अगर पानी के अंदर अपन ले रहे हैं, पानी में तुमने साबुन को डाला, Na प्लस अलग हो गया, रिमेनिंग आपके पास RCOO माइनस पार्ट बचा हुआ है या फिर RSO4 Na वाला पार्ट बचा हुआ है। Now what happened? R is alkyl group and it is hydrophobic but oil loving. Clear? R part is hydrophobic but oil loving, while negative part is water loving or oil hating. Water loving और ऑयल हेडिंग। अब एक चीज तुम्हें बोर्ड पे दिख रही होगी, मतलब स्क्रीन पे CMC, CMC दिख रहा है, CMC बता रही हूँ। CMC का फुल फॉर्म है क्रिटिकल मेजली कंसंट्रेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMC? क्रिटिकल मेजली कंसंट्रेशन। चलो इस क्रिटिकल मेजली कंसंट्रेशन से पहले एक चीज क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, पूछ क्या रही हूँ बता ही रही हूँ। आपने डिटर्जेंट डाला पानी में, थोड़ा सा कंसंट्रेशन डाला, आयोनाइज हो गया, आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, एक टाइम इतना अपन डालते हैं ताकि उसमें से लेदर या फोम प्रोड्यूस हो। तो कंसंट्रेशन एट लो कंसंट्रेशन some ionic compound behave like electrolyte. I will repeat, at low concentration some ionic compound behaves like electrolyte, but after some specific concentration they converts or they behave like colloid. समझे? लो नहीं समझे आदित्य? आदित्य नहीं समझ में आया? ओके, लो कंसंट्रेशन पे, एट लो कंसंट्रेशन, लो, some ionic compound behave like ionic compound, electrolyte, ions बन रहे हैं। As soon as concentration increases, it converts into colloid और मेजली में convert हो जाते हैं। तो concentration at which electrolyte converts into colloid is known as CMC. Okay, okay, and temperature at which, again वही temperature at which electrolyte converts into colloid is known as Kraft temperature. So यहाँ पे दे रखा है बेटा, anionic part forms sphere, minimum surface area हो जाता है and staying away due to repulsion, while hydrocarbon part at center. In one measly 100 and more than molecules are present and they are emulsion, that is liquid in liquid हो जाता है। तो low concentration पे क्या होंगे? इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे ही अपन कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं ड्यू टू रिपल्शन ऑफ नेगेटिव पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर आ जाता है, दे ट्रैप ऑयल फ्रॉम एनी क्लोथ जिसपे भी डर्ट है, एंड देन आफ्टर वॉशिंग और एजिएटिंग दे आर रिमूव्ड, एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है एंड दिस इज नोन एज मेजली फॉर्मेशन एंड मैकेनिज्म आ गया। नाउ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप अपने को पता ही है,
मैंने बताया when any cloth having dirt or oil dissolved in soap solution बॉन्ड फॉर्म, इसको अंडरलाइन कर लेना बेटा जब भी आप पढ़ोगे। अब किस किस के बीच में बॉन्ड बन रहा है, देखो बॉन्ड फॉर्म बिटवीन ऑयल, ऑयल वाला पार्ट कौन सा है, ऑयल वाला पार्ट है अपना हाइड्रोफोबिक, डर्ट, वाटर एंड हाइड्रोकार्बन, एंड आफ्टर वॉशिंग बॉन्ड ब्रेक्स एंड डर्ट ऑयल इज रिमूव्ड, ये रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। यस, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो है तो बोलो स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट है बेटा? यस, नेक्स्ट अब ले रहे हैं बेटा कि प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड, और प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड को मैं फिर बहुत देर तक स्क्रीन को शेयर करूंगी, अगर कोई डाउट है तो पूछते चले जाना, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए चैप्टर्स में। सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट आपके हो जाएंगे, सेकेंड बुक हो गई है, फर्स्ट बुक में भी ये वाले, सिर्फ फर्स्ट 4 चैप्टर्स रह जाएंगे आप लोगों के न्यूमेरिकल्स वाले, बाकी सारा ऑलमोस्ट सारा मतलब सेकेंड बुक और ये वाले चैप्टर्स जो थियोरेटिकल है ये हो जा रहे हैं। केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स मींस कौन कौन से मेथड्स हैं, इधर डबल डिकम्पोजिशन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। देखो अनिरुद्ध बोर्ड पे देखो, अपन कोलॉइड फॉर्म कर रहे हैं बेटा, व्हेन वी ऐड फेरिक क्लोराइड डिसॉल्व कर रहे हैं देन इट फॉर्म्स फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलॉइड, और ये कैसा कोलॉइड है, ये लायोफोबिक वाला है, अपने को थोड़ा सा इसके लिए एनहेंस करना पड़ेगा रिएक्शन को, ठीक है। यस, नेक्स्ट इसमें बहुत सारे रिएक्शंस, अच्छा 1 मिनट, एग्जामिनर में भी आप लोगों से पूछ सकता है, व्हेन वी पास H2S इन सेकेंड ग्रुप instead of obtaining black PPT sometime we get light yellow precipitate, what is the reason? क्वेश्चन समझे, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है बेटा प्रैक्टिकल में। व्हेन इन सेकेंड ग्रुप कॉपर का प्रेसिपिटेट कैसा आता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट आता है। इन सेकेंड ग्रुप व्हेन वी ऐड, ऑल्दो कैडमियम का येलो प्रेसिपिटेट आता है पर अपने सिलेबस में कैडमियम है नहीं, व्हेन वी ऐड पास H2S in second group then we obtain a light yellow colored PPT. Why? क्या होगा, आप देख रहे हो जैसे ही आप H2S गैस पास कर रहे हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोलॉइडल सल्फर में। अगर मान लो आपके पास सल्फाइड आयंस हैं या सल्फेट आयंस हैं तो देन इट कन्वर्ट्स इनटू सल्फर कोलॉइड, और सल्फर कोलॉइड एज वी नो सल्फर इज इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में तो सॉल्युबल ही नहीं होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में सॉल्युबल होगा, तो वो किस फॉर्म में आ जाते हैं, येलो येलो ऐसे मतलब फ्लोट करते रहते हैं और कोलॉइडल सल्फर बना लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बता रही हूँ बेटा। एंड सेम वे आर्सेनिक सल्फाइड फॉर्म हो जाता है, इफ आपको AU कोलॉइड बनाना है देन ये मेथड है रिडक्शन वाला एंड हाइड्रोलाइसिस। नाउ पेप्टाइजेशन, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन पेप्टाइजेशन और उसके बाद पढ़ाऊंगी। इधर देखो, कल मैंने डिस्कस किया था कि, और आज भी बताया कि बहुत सारा सरफेस एरिया होना चाहिए किसी के भी लिए। कोलॉइड की भी बेस्ट क्वालिटी क्या है, फर्स्ट ये बताती हूँ कि कोलॉइड अपन प्रिपेयर कैसे करते हैं, उसके बाद इस पेप्टाइजेशन पे जाऊंगी, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। first very important point for colloid is colloids, all colloid particles have same size, same charge, sorry दोबारा रिपीट कर रही हूँ, all colloid particles have same charge, ये बिल्कुल अच्छे से माइंड में सेट कर लो बेटा, सारे colloid particles में सेम चार्ज होंगे, that's why they repel each other और फ्लोट करते रहते हैं। अगर ऑपोजिट चार्ज होते तो क्या होता, कोआगुलेट होकर सेटल डाउन हो जाते, पर वो सेटल डाउन नहीं हो रहे, इसका मतलब है सारे के सारे कोलॉइड्स में अगर किसी एक टाइप का कोलॉइड है, ईदर ओनली पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट और ओनली नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, नाउ अब आपने एक लैब में आपने प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल करने के बाद आपने प्रेसिपिटेट बनाया। प्रेसिपिटेट कैसा होता है, पोरस होता है, एंड इन पोर वही सेम पोर साइज आ गया। In pore size, if any positive particle is adsorbed, again, ध्यान से सुनो, we prepare freshly prepared precipitate solution, and in precipitate, if on the basis of pore size, if positive particles are adsorbed, then which type of colloid is formed? किस टाइप का बन जाएगा, पॉजिटिव कोलॉइड बन जाएगा। क्यों आदित्य, क्यों बनेगा पॉजिटिव कोलॉइड?
मैम अगर नेगेटिव सेम चार्ज का है इसलिए सेम चार्ज है ना, उसने पॉजिटिव को एब्जॉर्ब किया है, दैट्स व्हाई इट फॉर्म्स पॉजिटिव कोलॉइड। अगर नेगेटिव को कर लेता तो वो नेगेटिव कोलॉइड। इट ओनली डिपेंड्स ऑन पॉजिटिव, इट ओनली डिपेंड्स ऑन शेप, pore size. Okay. Now peptidation. It is the process to convert freshly prepared PPT into colloid salt by shaking with a small amount of electrolyte. This electrolyte is known as peptizing agent. कुणाल समझ में आ रहा है? कुणाल? नहीं? Okay. This peptizing agent. एंड पीपीटी एड्सॉर्ब, वर्ड एड्सॉर्ब यूज करना, अगर आपने एक वर्ड भी क्या, एक अल्फाबेट डी की जगह बी लगा दिया तो आपका पूरा जीरो, क्योंकि कोलाइडर इज अ सरफेस फिनोमेना. पीपीटी एड्सॉर्ब वन ऑफ द आयंस हैविंग सेम चार्ज ऑन द सरफेस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पेप्टाइडेशन. नाउ नेक्स्ट प्रिपरेशन इज ब्रेडिग-आर्क्स मेथड. ब्रेडिग-आर्क्स मेथड में फिर समझा रही हूँ, बोर्ड पे इस पे इस डायग्राम में देखो, मैं पहले समझाऊंगी. इसमें क्या होता है कि हम मेटल ले रहे हैं. मेटल कौन से? लेस रिएक्टिव मेटल्स, फॉर एग्जांपल Ag, Au, Pt, Pd. अब आपको Ag और Au आप सब जानते हो कि ये कोलॉइड बहुत हेल्पफुल है बॉडी के लिए. अब सोना चांदी च्यवनप्राश या कई बार ऐसे ये दिए जाते हैं, तो उसमें कौन सा पार्टिकल साइज होता है उनका? इनका कोलॉइड पार्टिकल साइज होता है बहुत मिनिमम. Ag के कहते हैं कि Ag यूटेंसिल्स में आपको ग्लासेस में पानी पीना चाहिए, Ag कॉपर. तो आप कैसे प्रिपेयर करते हैं? अगर मान लो किसी मेडिसिन के अंदर ये डालना है, तो डायग्राम देखो बेटा. फर्स्ट हमने लिया मेटल रॉड. मेटल रॉड मीन्स आपका बड़ा पार्टिकल है, कोलॉइड नहीं है, लार्ज पार्टिकल साइज है. देन इट इज प्लेस्ड इन सुटेबल डिस्पर्जन मीडियम. मैंने सॉल्वेंट नहीं बोला क्योंकि हम कोलॉइड पढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई वी यूज वर्ड dispersion medium. Metal rods are dispersed in suitable dispersion medium, and this whole apparatus is set in ice cold ice bath में, मतलब बहुत ठंडा. अब रीजन क्या है मैं भी बता रही हूँ. Then high voltage of current is passed. बहुत high voltage वाला करंट पास करेंगे, तब क्या होगा? When we pass high voltage current, then solid metal particle converts into vapor. Solid किस में convert हो जाएगा? Vapor में. And क्योंकि पानी बहुत ठंडा है, this vapor again converts into solid. मतलब बीच वाला sublimation part हो रहा है, इसमें liquid नहीं आ रहा. Solid converts into vapor due to high voltage, and this high voltage metal particles again comes into solid form. But range कैसे आ गई? क्योंकि particles आ रहे हैं, colloid range आ जाएगी, and ये colloid form कर लेते हैं. This is known as Bredig-Arcs method, and this method is very helpful for converting metal rod, less reactive metals into colloid size में. This process is used for the preparation of metallic salt. It involves dispersion as well as condensation. In this method मैंने बता ही दिया पूरा method. Electric arc resistor between electrodes of the metal, and इस तरह से ही हमें colloid आ जाएगा. Now next one is purification of colloid. Purification आज डिस्कस कर रहे हैं. ये मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है बेटा. लास्ट ईयर डायलिसिस आया था. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डायलिसिस? और डायलिसिस वर्ड इतना कॉमन है किडनी के उसके लिए कि ज्यादातर ने उस डायलिसिस कौन सा एक्सप्लेन किया, इधर मैथ्स के हो या बायो के, मुझे नहीं पता कि कहाँ से कॉपीज आती है उनके पास, क्या है मैथ्स या बायो. और उन्होंने डायलिसिस को जो एक्सप्लेन किया वो किडनी से रिलेटेड, की किडनी अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं देन वी यूज डायलिसिस. पर ये डायलिसिस आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड है, कोलॉइड से. मेथड वही है, मतलब ये वाला प्रोसेस ही हम वहां पे अप्लाई करते हैं. पर अगर आपको लिखना क्या पड़ेगा, आपको ये डायलिसिस देना पड़ेगा. डायलिसिस देखो बेटा, पहले डायग्राम समझा रही हूँ. यस, कोलॉइड पार्टिकल्स की एक और क्वालिटी होती है. कोलॉइड पार्टिकल्स आर not passed through semi-permeable membrane. कोलॉइड, क्योंकि बॉडी के अंदर भी बायोमोलिक्यूल्स कोलॉइड पार्टिकल्स हैं और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास नहीं होते हैं. तो पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से कौन पास हो जाता है? इलेक्ट्रोलाइट. थ्रू सेमी परमिएबल, अगर डिस्टिंग्विश आता है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्यूशन पार्टिकल्स आर filtered, but colloid particles are unable to
move from semi-permeable membrane. तो ये जो bag है, this bag is made by dialysing membrane means semi-permeable membrane. This bag is made up of semi-permeable membrane, and quality of semi-permeable membrane is solute particles pass through this, but colloid particle present in between this. अब आपके पास impurities हैं क्योंकि आपने बना लिया है, water pass कर रहे हैं. Water जब आप pass करोगे तो क्या होगा, colloid जो electrolyte है they are dissolved in water और दूसरे साइड से बाहर निकल जाते हैं. दोबारा बता रही हूँ, this is a semi-permeable membrane in which impure colloid is present, or in impure colloid electrolyte particles are present, excess electrolyte. When we pass water, then electrolyte dissolve in water and they are moved through move with water through semi-permeable membrane. लिखा हुआ है बेटा water plus crystalloid और अंदर salt particles रह जाएंगे. This process is known as dialyzer, या जो apparatus है इसको हम dialyzer बोलते हैं. किडनी में भी ये होता है, अगर किडनी में से रिलीज नहीं हो रहे हैं तो ये थोड़ा और स्पेसिफिक फंक्शन में लेते हैं अपन. अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो देन दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोडायलिसिस. नाउ अनिरुद्ध, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछी हूँ बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ अनिरुद्ध. यस अनिरुद्ध, मुझे ये बताओ कि अगर हम एक्सेस डायलिसिस करेंगे देन व्हाट हैपन. बहुत कॉमन क्वेश्चन है बेटा, व्हाट हैपन इफ एक्सेस डायलिसिस टेक्स प्लेस. एक तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है कि आपको जितना एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट है वो करें, पर अगर मान लो बहुत एक्सेस में आप डायलिसिस कर रहे हैं तो क्या होगा. बहुत एक्सेस में कर दिया तो ये जो क्रिस्टलॉइड्स हैं मैम ये और डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर के अंदर. यस वेरी गुड, और सारे निकल जाएंगे बाहर. जो चार्ज बीच में, यस वेरी गुड, जो चार्ज एब्जॉर्ब थे इस प्रेसिपिट वो निकल जाएंगे और अपना क्या होगा, कोगुलेशन हो जाएगा, मींस कोलाइड खत्म हो जाएंगे. एंड मतलब ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है बेटा जो कि पूछा जाता है जनरली, व्हाट हैपन व्हेन एक्सेस डायलिसिस टेक्स प्लेस. तो अगर एक्सेस डायलिसिस करेंगे देन होल इलेक्ट्रोलाइट और होल क्रिस्टलॉइड रिमूव फ्रॉम कोलॉइड एंड कोलॉइड कन्वर्ट्स इनटू प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब वो अपोजिट आंसर जाएंगे और वो सेटल डाउन हो जाएंगे, क्योंकि